प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का कैशलेस फैसिलिटी 1 सितंबर से बंद होने वाला है। इस तरह का बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या ये सही में होने वाला है। अगर होने वाला है तो किन कंपनीज के कैशलेस फैसिलिटी पे इसका असर पड़ेगा। ठीक, और साथ ही EY का एक रिपोर्ट आया है इंडिया के GDP को लेकर ना, कि फ्यूचर में किस तरह का GDP हमारा हो सकता है, वो भी PPP टर्म्स पे। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, और ऑफ कोर्स मार्केट अपडेट। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो मार्केट अपडेट थोड़ा बाद में करते हैं। सबसे पहले आज का जो हॉट टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है कि भाई ऐसा क्या हो गया या फिर क्यों हो रहा है कि कैशलेस फैसिलिटी कहीं कहीं बंद होने जा रहा है, वो भी 1 सितंबर से बिल्कुल आ चुका है ना। द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, AHPI इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का इंडिया में। तो इन्होंने एडवाइस किया है ना मेंबर हॉस्पिटल्स को, नॉर्थ इंडिया में जो मेंबर हॉस्पिटल्स हैं इनके, उनको एडवाइस किया है कि कैशलेस जो ट्रीटमेंट होता है, फैसिलिटी होता है, उसको विड्रॉ किया जाए। किसके लिए, किस कंपनी के लिए? तो बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो इस कंपनी के लिए इन्होंने नॉर्थ इंडिया में बोला हुआ है। बहुत सारे ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स आएंगे सितंबर 1 से बंद कर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों बोल रहा है ऐसा ना, क्यों बंद कर दिया जाए, मतलब बाकी कंपनीज के लिए नहीं, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो कॉस्ट है ना, मेडिकल कॉस्ट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना इंडिया में। तो इनका बोलना है कि जो बजाज एलायंस है वो जो कॉस्ट बढ़ रहे हैं उस तरह का कॉस्ट पे नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कहीं कहीं बोल रहा है कि भाई कॉस्ट और कम करके दूंगा। ठीक है, ये हो रहा है। दूसरा, पेमेंट्स में उनके तरफ से डिले हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे साथ हम डील नहीं करना चाहते, मतलब हॉस्पिटल्स डील नहीं करना चाहते हैं बजाज एलायंस के कारण। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साथ ही एक और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भी नोटिस दिया गया इनके तरफ से, और वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस। उनको भी 22 अगस्त को इसी तरह का नोटिस दिया गया है। उनको 31 अगस्त 2025 तक रिप्लाई करना है। अगर वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता है तो शायद वहाँ भी जो कैशलेस फैसिलिटी है वो बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ये फिलहाल इन दो इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, उनका बोलना है ना, AHPI, कि भाई इंडिया में जो हेल्थ खर्चे हैं ना, मतलब इन्फ्लेशन बोल सकते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड, वो अबाउट 7 to 8% पर एनम बढ़ रहा है ना, मेडिकल इन्फ्लेशन। तो इसीलिए उनका बोलना है कि भाई हर एक साल खर्चे बढ़ रहे हैं, तो जो खर्चे बढ़ रहे हैं उस खर्च को भी जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको देना पड़ेगा ना। खर्च बढ़ रहा है तो आपको बढ़ा हुआ खर्च देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इस तरह का कदम उठाया गया है। लेकिन ऑफ कोर्स दोनों कंपनीज की तरफ से बोला गया है कि भाई हम ट्राई करेंगे कि इस तरह का कोई एडवर्स इम्फैक्ट ना हो। इनफैक्ट बजाज की तरफ से बोला गया है कि अगर आपको नहीं मिलता है कैशलेस तो हम कैशलेस देंगे, इस तरह का भी बात सुनने को आया है। बट हाँ, 1 सितंबर तो बिल्कुल आ ही गया है। तो अगर इन दोनों इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ आपका ना हेल्थ कवर है, ठीक है, तो आइडियली हमें क्रॉस चेक कर लेना है एक बार ना, कि भाई न्यूज़ में इस तरह का आ रहा है, क्या सही में है, नहीं है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, पूछने में कोई हर्ज नहीं है ना। सेफ्टी तो लेना चाहिए। और मार्केट अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद EY का जो रिपोर्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मार्केट, इंडियन मार्केट्स का तो वही पुराना स्टोरी है मतलब लगातार गिर रहा है, आज भी गिर रहा है। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, यहाँ देख सकते हैं कहीं कोई रिस्पाइट नहीं। और सेक्टर थीम में सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है जिसका परफॉर्मेंस आया है, बाकी सभी जगह निगेटिविटी है। देख सकते हैं नीचे ना, सभी IT तो 1% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो अच्छा खासा गिरावट ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहा है। और ये तो मैंने बोला है, 3-4 महीने तक हिम्मत से काम लेना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो बनाने का समय है। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कल एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश करने का ना, उसमें मैं बताऊँगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, लाइक आने वाले महीनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग सेक्टर से रिलेटेड पूछते हैं ना, सेक्टर्स को मैं कवर करूँगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आने वाले समय में
पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो डिटेल में मैं ट्राई करूँगा कल कवर करने का, तो ज़रूर देखें कल का वीडियो 5 o'clock शार्प पब्लिश करूँगा। और इंटरनेशनल मार्केट देखें तो बाहर ठीक ठाक माहौल ही है ना। यूएस का मार्केट देख सकते हैं, यूएस में तो एनवीडिया का रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट हमेशा उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब भी रिज़ल्ट आता है ना तो उसका स्टॉक थोड़ा बहुत गिर जाता है। कल भी 2-3% गिर गया। क्यों गिर गया कि भाई उनका जो डेटा सेंटर का एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था ना वो उतना अच्छा नहीं है, ऑल्दो वो भी बहुत अच्छा आया था, बट मार्केट है ना तो थोड़ा बहुत गिर जाता है। बट ओवरऑल एनवीडिया का रिज़ल्ट अच्छा आया है। एनवीडिया का तो मैं आपको अगर रिटर्न बताऊंगा ना किस तरह का जनरेट हुआ है, मतलब इस साल अभी तक देखेंगे तो वो 35%, लास्ट 1 ईयर का 41% से भी ज़्यादा का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर्स देखेंगे तो 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न, और लास्ट 5 ईयर्स में 1342% से भी ज़्यादा का रिटर्न। एनवीडिया इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर चुका है और अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन परफॉर्मेंस आ रहा है। जब तक परफॉर्मेंस आएगा तब तक चलता रहेगा। परफॉर्मेंस में थोड़ा भी कमी होगा वो बुरी तरह से गिर जाएगा। सो लेट्स सी कब तक चलता है ये। एशियन मार्केट्स का भी परफॉर्मेंस देंगे तो परफॉर्मेंस आपको ठीक लगेगा मोस्टली, खासकर चाइना का मार्केट देखें। लेकिन हाँ, हांगकॉन्ग का मार्केट आज अच्छा खासा गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट देखेंगे, यहाँ भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, मतलब कोई बुरा तो है नहीं। हाँ, मतलब यूके का मार्केट थोड़ा गिरा हुआ, लेकिन बाकी मार्केट्स का परफॉर्मेंस यहाँ भी ठीक है। ना EY का रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया के GDP के बारे में उनका क्या बोलना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि PPP क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखिए, ज़्यादातर जो कैलकुलेशंस होते हैं लाइक वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ का GDP हम लोग ना डॉलर टर्म्स में बोलते हैं कि कितने डॉलर ना, जैसे इंडिया का कितना ट्रिलियन डॉलर US इकोनॉमी है, उसी तरह से पर कैपिटल इनकम की बात बोलते हैं। पर कैपिटल इनकम जनरली हम US डॉलर्स में ही बोल देते हैं ना कि इतना US डॉलर्स है। लेकिन काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो ये जो सिर्फ US डॉलर में सभी चीज़ों को कैलकुलेट करना सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि US का इकोनॉमी देखें और इंडिया का इकोनॉमी देखें। US में अगर आपके पास $1 है ना, तो $1 से आप क्या खरीद सकते हैं, ठीक है। और वही $1 अगर आप इंडिया में लेकर आते हैं तो उस $1 से इंडिया में आप क्या खरीद सकते हैं। तो नेचुरली बहुत सिंपल है बताना कि भाई US में $1 का वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया में जब वही $1 लेकर आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि $1 से US में आप ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन रिलेटिवली इंडिया में वही $1 लाएंगे तो आप सामान ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो यहाँ पे उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो PPP जो है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसी बात को ध्यान में रख के कैलकुलेट किया जाता है। EY जिसे हम पहले अर्न्स्ट एंड यंग के नाम से जानते थे, उनका रिपोर्ट बोल रहा है कि इंडिया का जो GDP है, ठीक है, वो $20.7 ट्रिलियन हो जाएगा PPP टर्म्स में बाय 2030। ठीक है, और बोला जा रहा है कि 2038 तक हम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके होंगे, और हमारा जो PPP टर्म्स में GDP होगा वो होगा $34.2 ट्रिलियन। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट बोला गया है कि अगर इंडिया के तरफ से कुछ काउंटर मेजर्स लिए जाएं, ठीक है, तो ये जो एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है ना बहुत हाई US टैरिफ्स का, इसको काफ़ी कम किया जा सकता है। जनरली हम बोल रहे हैं ना कि GDP पे 0.5% या 0.6% का असर पड़ सकता है एक साल में 50% टैरिफ का, लेकिन उनका बोलना है कि अगर सही से इंडिया के तरफ से काउंटर मेजर्स लिए जा सकें, जैसे हो रहा है ना, इंटरेस्ट रेट कट है, उसके बाद GST रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस तरह के मेजर्स अगर लिए जाए तो जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, और इम्पैक्ट इवन 0.1% तक चला जाएगा, दैट इज़ 10 बेसिस पॉइंट्स। तो वही है कि अगर सही से हम टैकल करें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में उनका बोलना है कि फंडामेंटली इसका स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आने वाले सालों में स्ट्रेंथ बना रहेगा, और रीज़न क्या है इसका, तो सेविंग्स रेट यहाँ पे हाई है, इन्वेस्टमेंट रेट हाई है, ये सब कुछ पॉजिटिव है। उसके बाद फेवरेबल डेमोग्राफिक्स है, दैट इज़ कम एज के लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। लाइक जापान देखें ना तो सीनियर सिटीजन्स का एज बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन उनका ज़्यादा हो रहा है। यूरोप में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, US में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रहा है, इवन चाइना में भी आने वाले सालों में प्रॉब्लम दिख रहा है, जबकि इंडिया में अभी भी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि काम कर सकते हैं ना, सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। यहाँ भी आएंगे लेकिन काफ़ी डिकेड्स लगेगा। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छा है। उसके बाद फिजिकल फ्रंट पे भी हमारा लाइक ना फिजिकल डिफिसिट अगर आप देखेंगे, करंट अकाउंट डिफिसिट देखेंगे, वहाँ पे भी स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो इन सब के कारण उनका बोलना है कि हमारा जो मोमेंटम है इकोनॉमी का वो बना रहेगा। और फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 25 का IMF का फिगर वो बोल रहे हैं PPP टर्म्स में हमारा जो GDP है
वो 14.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है, मतलब पीपीपी है ना, इसलिए डॉलर्स टर्म्स में प्योर नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। और पीपीपी में हम ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। फिर उनका बोलना है कि इंडिया अगर 6.5% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन करता है और यूएस अबाउट 2.1% का जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन करता है, तो आईएमएफ के फोरकास्ट के अनुसार इंडिया पीपीपी टर्म्स में 2038 तक यूएस से भी बड़ा इकोनॉमी बन चुका होगा, ठीक है। अभी उनका बोलना है कि भाई अभी जो भी इकोनॉमी है इंडिया का, अगर सिर्फ डॉलर टर्म्स में देखें, मार्केट एक्सचेंज रेट जिसको बोलते हैं, उस रेट में देखें तो 2028 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका होगा और जर्मनी से भी आगे बढ़ चुका होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।